नमस्कार। दी नॉवलिस्ट में आपका स्वागत है। यह चैनल गहन और प्रेरणादायक हिंदी कहानियों का घर है। अध्याय 4 विचारों का टकराव, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। कॉलेज के अंदर का माहौल धीरे धीरे दमघोंटू होता जा रहा था। शिक्षा विभाग ने एक नई बाजार केंद्रित शिक्षा नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य था अकादमिक पाठ्यक्रमों को पूरी तरह से इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से ढालना, भले ही इसमें मानवीय और सामाजिक विज्ञानों के महत्व को कम करना पड़े। इस नीति को लेकर निखिल के दार्शनिक मन में गहरा आक्रोश था। उन्हें लगा कि यह शिक्षा का व्यवसायीकरण है, ज्ञान का नहीं। एक स्टाफ मीटिंग में जब प्रिंसिपल ने इस नीति की जोरदार वकालत की, तो निखिल ने खड़े होकर अपनी बात रखी। उनकी आवाज शांत थी, पर तर्कों की धार बहुत तेज थी। सर, निखिल ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि सवाल करना सिखाना है। अगर हम छात्रों को सिर्फ वही सिखाएंगे जो बाजार चाहता है, तो वे कभी ये नहीं पूछ पाएंगे कि बाजार क्या होना चाहिए। दर्शनशास्त्र सिखाता है कि सत्य क्या है, इतिहास सिखाता है कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, गणित सिखाता है कि हम चीज़ों को कैसे मापते हैं। आप इन विषयों को अनावश्यक। प्रिंसिपल का चेहरा लाल हो गया। उन्हें चुनौती पसंद नहीं थी, खासकर निखिल जैसे ईमानदार और निर्भीक शिक्षक से। निखिल, प्रिंसिपल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आप हमेशा सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। आपकी आदर्शवादी सोच कॉलेज के लिए घाटे का सौदा है। अगर आप नीति का समर्थन नहीं कर सकते, तो शायद आपको हमारे साथ काम करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ, सहयोग करें या परिणाम भुगतने के लिए तैयार। पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। स्टाफ के अन्य सदस्य डर के मारे चुप थे, पर महेश और गिरीश की नजरें निखिल पर टिकी थीं। वे जानते थे कि निखिल की नौकरी अब सचमुच खतरे में थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, महेश और गिरीश ने निखिल को बाहर घेर लिया। निखिल, तुमने क्या कर दिया? गिरीश चिंतित था। तुम्हारी बात सही है, पर तुम सीधे प्रिंसिपल से भिड़ गए। मुझे ऐसा करना पड़ा, गिरीश, निखिल ने कहा। अगर मैं चुप रहता, तो यह मेरी आत्मा से किया गया समझौता होता। मैं बाजार की मांग पर छात्रों को समझौतावादी बनाना स्वीकार नहीं कर सकता। महेश ने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसने निखिल के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, तुमने जो किया वह हमारे लिए भी सही है। अब हम तीनों मिलकर इसका सामना करेंगे, लेकिन इस बार हम अकेले निखिल के लिए नहीं, बल्कि कॉलेज की आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। 3 मोर्चों की लड़ाई, द बैटल ऑन 3 फ्रंट्स। इस बार की लड़ाई प्रशासनिक और वैचारिक दोनों थी। जनमत तैयार करना, मोबिलाइजिंग ओपिनियन। महेश अपने इतिहास के ज्ञान और सार्वजनिक जुड़ाव का उपयोग करके छात्रों और पूर्व छात्रों के बीच संवैधानिक और अकादमिक स्वतंत्रता के महत्व पर गुप्त रूप से चर्चाएं शुरू करेगा। वह नीति के नकारात्मक पहलुओं को तार्किक तरीके से सामने लाएगा। तर्क और डेटा का कवच, शील्ड ऑफ लॉजिक एंड डेटा। गिरीश अपने गणितीय और विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करके यह साबित करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा कि नई नीति लंबी अवधि में कॉलेज के लिए कैसे हानिकारक है, न केवल अकादमिक रूप से, बल्कि नामांकन, एनरोलमेंट और प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन के मामले में भी। सीधा टकराव, द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। निखिल अपने दार्शनिक तर्कों और दोनों दोस्तों के डेटा से लैस होकर प्रिंसिपल को एक आधिकारिक और कानूनी रूप से मजबूत ज्ञापन, मेमोरेंडम सौंपेगा, जिसमें नीति को वापस लेने की मांग की जाएगी। यह लड़ाई सिर्फ एक शिक्षक की नौकरी बचाने की नहीं थी, यह शिक्षा के आदर्शों को बचाने की थी। निखिल ने ज्ञापन तैयार किया। गिरीश ने अपने सांख्यिकीय ग्राफ्स और डेटा को जोड़ा। महेश ने ज्ञापन के साथ अटैच करने के लिए कॉलेज के उन सफल पूर्व छात्रों के बयानों को शामिल किया, जिन्होंने सामाजिक विज्ञानों के महत्व को रेखांकित किया था। जब निखिल ने वह ज्ञापन प्रिंसिपल के सामने रखा, तो प्रिंसिपल को लगा कि निखिल अकेला है, लेकिन जब उन्होंने उसके पीछे गिरीश और महेश को दृढ़ता से खड़े देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं है, यह कॉलेज के 3 सबसे मजबूत स्तंभों का संयुक्त मोर्चा है। प्रिंसिपल को अपने पद का डर सताने लगा।
अगर यह रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई तो उनकी साख खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें पता था कि वे इन तीनों की संयुक्त ताकत को आसानी से नहीं तोड़ सकते। कुछ दिनों बाद कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ा। नीति में आंशिक बदलाव किए गए और मानविकी विषयों को उनका उचित महत्व वापस दिया गया। निखिल की नौकरी बच गई और कॉलेज की गरिमा भी। शाम को टपरी पर, यार तुम दोनों ने मुझे बचा लिया, निखिल ने अपनी आंखें बंद करके कहा। गिरीश ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे हम तो बस गणित के सिद्धांत का पालन कर रहे थे, 1 और 1 3। हमारी सामूहिक ताकत हमेशा व्यक्तिगत चुनौतियों पर भारी पड़ेगी। महेश ने मुस्कुराते हुए तीनों के प्याले एक साथ खनकाए। तूफान आता रहेगा, दोस्त पर हमारा सहारा अटूट है। चौथा अध्याय समाप्त। आगे की कहानी में कमिंग अप नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब हम भाग आई अटूट बंधन द अनब्रेकेबल बॉन्ड में प्रवेश करेंगे। 5वें अध्याय में तीनों दोस्त मिलकर एक ऐसा सहयोगी शैक्षणिक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो कॉलेज में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उनकी दोस्ती को सिर्फ एक व्यक्तिगत बंधन से उठाकर सामुदायिक मिसाल बना देगा। क्या आप अंतिम भाग के इस रचनात्मक मोड़ के लिए तैयार हैं? आगे की कहानी में कमिंग अप नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब हम भाग आई अटूट बंधन द अनब्रेकेबल बॉन्ड में प्रवेश करेंगे। 5वें अध्याय में तीनों दोस्त मिलकर एक ऐसा सहयोगी शैक्षणिक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो कॉलेज में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उनकी दोस्ती को सिर्फ एक व्यक्तिगत बंधन से उठाकर सामुदायिक मिसाल बना देगा। क्या आप अंतिम भाग के इस रचनात्मक मोड़ के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अब हम कहानी के अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उनकी दोस्ती चुनौतियों का सामना करने के बाद अब रचनात्मक सहयोग के रूप में खिलती है। अध्याय 5 एक नया सवेरा अ न्यू डॉन। पिछले संघर्षों ने निखिल, गिरीश और महेश को यह स्पष्ट कर दिया था कि वे व्यक्तिगत रूप से कॉलेज की समस्याओं से जूझते रहने के बजाय एक साथ मिलकर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनकी जीत ने उन्हें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिया था। एक दिन तीनों गुरु की टपरी पर बैठे थे, पर इस बार चर्चा कॉलेज की राजनीति की नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं की थी। यार, महेश ने कहा, हम तीनों अलग अलग विषयों के हैं, दर्शन शास्त्र, गणित और इतिहास, पर हमने पिछली बार साबित किया कि जब हम इन तीनों दृष्टिकोणों को मिलाते हैं तो हमारे तर्क अकाट्य हो जाते हैं। क्यों न हम इसे औपचारिक रूप दें? निखिल ने तुरंत इस विचार को लपक लिया। शानदार, हम एक अंतर्नुशासनात्मक परियोजना इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। हम इसे ज्ञान सेतु जायंट सेतु कहेंगे। यह एक ऐसा मंच होगा जहां छात्र अपने मुख्य विषयों के साथ साथ दूसरे विषयों के महत्व को भी समझेंगे। गिरीश हमेशा की तरह व्यावहारिक पहलू पर आया, पर यह चलेगा कैसे? प्रशासन इतनी जल्दी हमारे किसी भी नए विचार को मंजूरी नहीं देगा। प्रशासन को मंजूरी देने की जरूरत नहीं है, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इसे एक सहयोगी कार्यशाला श्रृंखला के रूप में शुरू करेंगे। हम अपने अपने विभागों में इसे शुरू करते हैं और छात्रों को एक दूसरे के विषयों से जोड़ते हैं। ज्ञान सेतु की शुरुआत, लॉन्चिंग जायंट सेतु। तीनों ने मिलकर परियोजना पर काम शुरू किया। निखिल दर्शन शास्त्र, उन्होंने तर्क और समाज पर कार्यशालाएं शुरू की। उन्होंने छात्रों को सिखाया कि कैसे गणितीय डेटा, गिरीश द्वारा दिए गए और ऐतिहासिक साक्ष्यों, महेश द्वारा दिए गए का उपयोग करके सामाजिक समस्याओं पर तार्किक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गिरीश गणित, उन्होंने इतिहास में संख्याएं और पैटर्न पर सत्र आयोजित किए। उन्होंने दिखाया कि कैसे आर्थिक इतिहास और जनसांख्यिकीय बदलावों को समझने के लिए गणितीय मॉडल जरूरी है और कैसे ये पैटर्न भविष्य के दार्शनिक विचारों को प्रभावित करते हैं। महेश इतिहास, उन्होंने नैतिकता का इतिहास पर कार्यशालाएं चलाईं। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में तत्कालीन नैतिक दुविधाओं को समझाते हुए छात्रों को दर्शनशास्त्र के सिद्धांतों, निखिल द्वारा दिए गए से जोड़कर उनकी समालोचनात्मक सोच को विकसित किया।
शुरुआत में छात्रों ने शंका जताई, लेकिन जल्द ही यह ज्ञान सेतु कार्यशालाएं कॉलेज की सबसे लोकप्रिय पहल बन गई। इन छात्रों को पहली बार महसूस हुआ कि ज्ञान बंटा हुआ नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अलग अलग विभागों के छात्र एक दूसरे से बहस करने लगे, सवाल करने लगे और सबसे जरूरी सोचने लगे। इस परियोजना की सफलता ने पूरे कॉलेज में एक सकारात्मक माहौल बना दिया। प्रिंसिपल, जो पहले इन तीनों के दुश्मन थे, अब मजबूरी में उनकी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि ज्ञान सेतु ने कॉलेज की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार लाना शुरू कर दिया था। एक शाम कॉलेज के वाइस चांसलर ने ज्ञान सेतु की सफलता के लिए तीनों शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। मंच पर जब तीनों एक साथ खड़े थे तो उनकी आंखों में किसी पुरस्कार की चमक नहीं थी, बल्कि आपसी विश्वास और उपलब्धि की संतुष्टि थी। पुरस्कार समारोह के बाद एक युवा पत्रकार ने निखिल से पूछा, सर, आपके अलग अलग विचारों के बावजूद आप तीनों ने इतना सफल प्रोजेक्ट कैसे बनाया? निखिल ने महेश और गिरीश की ओर देखा। हम तीनों के विचार अलग हो सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य एक है, छात्रों को बेहतर इंसान बनाना, और जब उद्देश्य सच्चा हो तो दोस्ती उसे पूरा करने का सबसे मजबूत सेतु बन जाती है। महेश और गिरीश ने मुस्कुराकर निखिल के कंधे थपथ पाए। उन्होंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट सफल नहीं बनाया था, उन्होंने कॉलेज प्रशासन को दिखा दिया था कि सच्ची शिक्षा नीति कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि जमीन पर दोस्ती और सहयोग से बनती है। 5वां अध्याय समाप्त। आगे की कहानी में कमिंग अप नेक्स्ट इन द स्टोरी। अंतिम अध्याय में यह अटूट बंधन एक बड़ी भावनात्मक चुनौती का सामना करेगा। अलगाव तीनों दोस्तों में से एक को एक बेहतर अवसर के लिए शहर छोड़ना होगा। भावुक विदाई और भविष्य के लिए एक वादा कहानी को एक मार्मिक लेकिन आशावादी अंत देगा, यह साबित करते हुए कि उनका बंधन दूरी से परे है। आइए इस उपन्यास को इसके हृदयस्पर्शी समापन की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल, आइए इस कहानी को एक मार्मिक और आशावादी समापन देते हैं, जहां उनकी दोस्ती का बंधन दूरी की कसौटी पर परखा जाएगा। अध्याय 6, विदाई और वादा, फेयरवेल एंड प्रॉमिस। ज्ञान सेतु परियोजना की सफलता ने निखिल, गिरीश और महेश को कॉलेज की सीमाओं से परे पहचान दिलाई थी। उनकी कार्यशैली और सहयोग ने शिक्षा जगत में एक नई मिसाल कायम की थी। और जब महान सफलताएं मिलती हैं तो नए अवसर भी आते हैं। एक सुबह महेश अपने हाथ में एक लिफाफा लिए गुरु की टपरी पर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मिलीजुली भावना थी, खुशी, चिंता और गहरी उदासी। गिरीश ने चाय का पहला घूंट लेते हुए पूछा, अरे महेश, क्या बात है, आज इतने चुप क्यों हो? महेश ने धीरे से लिफाफा मेज पर रख दिया। दोस्तों, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव आया है। निखिल और गिरीश दोनों ने एक पल के लिए सांस रोक ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग का अध्यक्ष पद, यह महेश के पूरे करियर का सपना था। यह तो शानदार है, गिरीश खुशी से चिल्लाया, पर उसकी आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी। निखिल ने लिफाफा उठाया और महेश को बधाई देने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे तुम पर गर्व है महेश, तुम इसके लायक हो, पर क्या तुम जा रहे हो? महेश की आंखें भर आईं। हाँ निखिल, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। यह अवसर मेरी पत्नी और बेटी के भविष्य के लिए बहुत बड़ा है, पर तुम लोगों के बिना इस शहर में अब मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। तीनों के बीच एक असहज चुप्पी छा गई। 30 साल की दोस्ती, हर शाम की टपरी पर की गई बहसें, हर मुश्किल में एक दूसरे को थामना, यह सब अब एक भौगोलिक दूरी से बंधने वाला था। गिरीश, जिसका मन हमेशा व्यावहारिक हल खोजता था, इस बार हार मानने लगा। यार महेश, यह टपरी, यह कॉलेज हमारे बिना कैसे चलेगा? निखिल, जो हमेशा दार्शनिक था, अब शांत और दृढ़ था। गिरीश, तुम गणित के आदमी हो, याद रखो, दोस्ती का गुणनफल प्रोडक्ट दूरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समय के साथ किए गए योगदान पर निर्भर करता है। महेश जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती खत्म हो रही है, यह सिर्फ एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। भावुक विदाई, द इमोशनल फेयरवेल। अगले सप्ताह कॉलेज में महेश के लिए एक छोटी सी विदाई पार्टी रखी गई, पर
तीनों दोस्तों ने तय किया कि उनकी असली विदाई टपरी पर ही होगी। उस आखिरी शाम टपरी पर हल्की बारिश हो रही थी। तीनों अपनी पुरानी बेंच पर बैठे थे। चाय की गर्माहट भी उनके अंदर की उदासी को कम नहीं कर पा रही थी। महेश ने दोनों की ओर देखा। मैं वादा करता हूँ, मैं हर महीने यहाँ आऊँगा। गिरीश हंसा, पर उसकी हंसी में दर्द था। नहीं महेश, तुम बिजी रहोगे, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बस एक वादा करो कि वहाँ भी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। निखिल ने अपने हाथ में एक छोटा पुराना ताला निकाला जो उनके कॉलेज के दिनों से उनके लॉकर की चाबी हुआ करता था। उसने ताला महेश को दिया। महेश, यह दोस्ती ताले की तरह है। दूरियां आ सकती हैं, जिम्मेदारियां आ सकती हैं, पर इसकी चाबी हमेशा हमारे पास रहेगी। तुम हमेशा हमारे साथ यहाँ हो। महेश ने नम आंखों से वह ताला थाम लिया। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, यह उनके अटूट बंधन का मूर्त प्रतीक था। और हाँ, निखिल ने मजाक में कहा, जब भी तुम्हें दिल्ली में कोई बड़ी राजनीतिक या प्रशासनिक उलझन हो तो हमें फोन करना। हम 3 घंटे की ट्रेन में बैठकर तुम्हारे लिए पहुंच जाएंगे। हम तुम्हारे निजी संकट मोचन दल हैं। तीनों हंसने लगे। यह हंसी उदासी को काटने वाली, विश्वास से भरी हंसी थी। महेश ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। तुम दोनों मेरे भाई हो। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम दोनों की वजह से हूँ। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर निखिल और गिरीश महेश को विदा करने पहुंचे। जब ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से दूर हटने लगी तो महेश ने खिड़की से ताला लहराया। निखिल और गिरीश ने हाथ ऊपर उठाकर जवाब दिया। ट्रेन दूर चली गई, पर वहां कोई खालीपन नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। ज्ञान सेतु को अभी भी 2 मजबूत स्तंभों की जरूरत थी, और उनकी दोस्ती अब सिर्फ शहर की नहीं बल्कि देश के 2 कोनों को जोड़ने वाली एक डोर बन चुकी थी। वे दोनों वापस गुरु की टपरी की ओर चल दिए, यह जानते हुए कि वे अब केवल 2 नहीं बल्कि 3 की शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। एक बंधन जो दूरी से नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग से परिभाषित होता है। उपन्यास समाप्त। यह कहानी 3 दोस्तों के बीच अटूट विश्वास और सहयोग को दर्शाती है, जो कॉलेज की राजनीति और निजी संकटों में एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। आप चाहें तो अब इस कहानी के किसी भी पहलू पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे 3 दोस्तों निखिल, गिरीश और महेश के इस सफर में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस रिश्ते की है जो मुश्किलों में अटूट रहता है। अगर आपको दोस्ती और सहयोग के इस उपन्यास की कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक किस्से आपके लिए लाते रहें। आपका साथ अमूल्य है।